चैप्टर 2 द वैनिशिंग ग्लास। लगभग 10 साल बीत चुके थे जब डर्सली सुबह उठे थे और उन्होंने अपने भांजे को अपने दरवाजे के बाहर पाया था, लेकिन प्रिवेट ड्राइव बिल्कुल भी नहीं बदला था। सूरज फिर से वैसे ही साफ सुथरे गार्डन पर उगा और उसने डर्सलीज के घर के दरवाजे पर लगे पीतल के नंबर 4 को रोशन किया। फिर वह उनके लिविंग रूम में पहुंचा, जो लगभग वैसा ही था जैसा उस रात था जब मिस्टर डर्सली ने उल्लुओं वाली खबर देखी थी। सिर्फ फायरप्लेस के ऊपर की शेल्फ पर रखी तस्वीरें ही दिखा रही थीं कि वक्त बीत चुका है। 10 साल पहले वहां बहुत सारी ऐसी तस्वीरें थीं जिनमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा गुलाबी बॉल अलग अलग रंग की टोपी पहने हुए हो। लेकिन अब डडली डर्सली बच्चा नहीं रहा था और अब तस्वीरों में एक बड़ा सुनहरे बालों वाला लड़का था जो अपनी पहली साइकिल चला रहा था, मेले में झूले पर बैठा था, अपने पापा के साथ कंप्यूटर गेम खेल रहा था या अपनी मम्मी से गले मिल रहा था। उस कमरे में कहीं भी ऐसा कोई निशान नहीं था जो यह दिखाए कि वहां कोई दूसरा लड़का भी रहता है। लेकिन हैरी पॉटर अब भी वहीं था। इस वक्त सो रहा था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। उसकी आंट पेटूनिया जाग चुकी थी और उसकी तेज चिल्लाने वाली आवाज ही दिन की पहली आवाज थी। उठो, उठ जाओ, अभी। हैरी हड़बड़ाकर जाग गया। उसकी आंटी ने फिर से दरवाजे पर दस्तक दी। उठो, वो चीखी। हैरी ने उसे रसोई की तरफ जाते हुए सुना। फिर स्टोव पर फ्राइंग पैन रखने की आवाज आई। वो अपनी पीठ के बल लेट गया और याद करने की कोशिश करने लगा कि वो क्या सपना देख रहा था। वो सपना अच्छा था। सपने में एक उड़ती हुई मोटरसाइकिल थी। उसे अजीब सा लगा जैसे वो ये सपना पहले भी देख चुका है। उसकी आंटी फिर से दरवाजे के बाहर थी। क्या उठ गए हो? उसने पूछा। लगभग, हैरी ने कहा। तो जल्दी से उठो, मुझे चाहिए कि तुम बेकन का ध्यान रखो और ध्यान रहे उसे जलाना मत। मुझे सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए डडी के बर्थडे पर। हैरी ने कराहते हुए आवाज निकाली। क्या कहा? उसकी आंटी ने दरवाजे के आर पार तेजी से पूछा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। डडली का बर्थडे? हैरी कैसे भूल सकता था? वो धीरे धीरे बिस्तर से उठा और मोजे ढूंढने लगा। उसे अपने बिस्तर के नीचे एक जोड़ी मिली और एक मोजे पर से मकड़ी हटाकर उसने पहन लिए। हैरी मकड़ियों का आदी था क्योंकि सीढ़ियों के नीचे वाला कपबोर्ड जिसमें वो सोता था उनमें भरा हुआ था। जब वो तैयार हो गया तो वो हॉल से होकर रसोई की तरफ गया। टेबल लगभग डडली के बर्थडे प्रेजेंट से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे डडली को वो नया कंप्यूटर मिल गया हो जो वो चाहता था। ऊपर से दूसरा टीवी और रेसिंग बाइक भी। हैरी के लिए तो ये एक रहस्य था कि डडली को रेसिंग बाइक क्यों चाहिए, क्योंकि वो बहुत मोटा था और एक्सरसाइज से नफरत करता था, जब तक कि उसमें किसी को मुक्का मारने का मौका न हो। डडली का पसंदीदा पंचिंग बैग था हैरी, लेकिन वो ज्यादातर उसे पकड़ नहीं पाता था। हैरी देखने में तो नहीं लगता था, लेकिन वो बहुत तेज था। शायद इसका कुछ लेना देना उस अंधेरे कपबोर्ड में रहने से था, लेकिन हैरी हमेशा से अपने उम्र के हिसाब से छोटा और दुबला पतला रहा था। वो और भी ज्यादा छोटा और कमजोर लगता था क्योंकि उसे सिर्फ डडली के पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे और डडली उससे लगभग 4 गुना बड़ा था। हैरी का चेहरा पतला था, घुटने उभरे हुए थे, बाल काले और बिखरे हुए थे और आंखें चमकदार हरे रंग की थीं। वो गोल चश्मा पहनता था जो जगह जगह से स्कॉच टेप से चिपका हुआ था, क्योंकि डडली कई बार उसकी नाक पर मुक्का मार चुका था। हैरी को अपनी शक्ल सूरत में सिर्फ एक ही चीज पसंद थी। उसके माथे पर बहुत पतली सी एक बिजली की तरह की निशान वाली चोट। वो तब से थी जब से उसे याद है, और जितना उसे याद है उसका पहला सवाल अपनी आंट पेट्यूनिया से यही था। ये निशान मुझे कैसे आया? कार एक्सीडेंट में जब तुम्हारे मम्मी पापा की मौत हुई थी, उसकी आंटी ने कहा था। और ज्यादा सवाल मत पूछो। सवाल मत पूछना
यही था पहला रूल अगर डर्सलीज के घर में चैन से जीना है। अंकल वर्नन तब किचन में घुसे जब हैरी बेकन पलट रहा था। अपने बालों को कंघी किया करो, वो अखबार से ऊपर देखकर बोले। यही था उनका गुड मॉर्निंग। हफ्ते में एक बार तो ऐसा होता ही था जब अंकल वर्नन अपने न्यूज़पेपर से ऊपर देखकर चिल्लाते कि हैरी को फिर से हेयर कट की जरूरत है। हैरी की तो अब तक इतनी बार हेयर कट हो चुकी थी जितनी शायद उसकी पूरी क्लास के लड़कों की मिलाकर नहीं हुई होगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके बाल जैसे थे वैसे ही रहते थे, हर दिशा में बिखरे हुए। हैरी अब तक अंडे फ्राई कर रहा था जब डडली अपनी मम्मी के साथ किचन में दाखिल हुआ। डडली की शक्ल अंकल वर्नन जैसी ही थी, बड़ा सा गुलाबी चेहरा, गले जैसा कुछ नहीं, छोटी छोटी पानी जैसी नीली आंखें और घने सुनहरे बाल जो उसके मोटे सिर पर सलीके से टिके थे। आंट पिट्यूनिया अक्सर कहती थीं कि डडली किसी प्यारे बेबी एंजल जैसा लगता है, और हैरी अक्सर कहता कि वो ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्वर को विग पहना दी हो। हैरी ने अंडे और बेकन की प्लेट टेबल पर रखी, जो थोड़ा मुश्किल काम था क्योंकि टेबल डडली के गिफ्ट से भरी हुई थी। इस बीच डडली गिनती कर रहा था अपने प्रेजेंट्स की। 36 उसने गिनकर कहा और फिर मम्मी पापा की तरफ देखा। पिछले साल से 2 कम है। डार्लिंग, तुमने आंटी मार्च का गिफ्ट नहीं गिना। देखो, ये वाला जो इस बड़े वाले के नीचे है, मम्मी पापा की तरफ से। अच्छा, तो फिर 37, डडली ने कहा और उसका चेहरा लाल होने लगा। हैरी को साफ लग रहा था कि कोई बड़ा तमाशा आने वाला है, इसलिए वो जल्दी जल्दी बेकन खाना शुरू कर चुका था। अगर डडली ने टेबल पलट दी तो खाना तो गया। आंट पेट्यूनिया ने भी खतरा सूंघ लिया था, इसलिए वो जल्दी से बोली, और आज जब हम बाहर जाएंगे तो तुम्हें 2 और गिफ्ट्स दिलवाएंगे। क्या कहोगे पॉपकिन? 2 और गिफ्ट्स ठीक रहेगा ना? डडली ने थोड़ी देर सोचने की एक्टिंग की, जैसे बहुत बड़ा मैथ्स का सवाल हो। आखिरकार बोला, तो मेरे पास होंगे 30, 30, 39 स्वीटम्स। आंट पेट्यूनिया ने कहा। ओह! डडली ने एक लंबी सांस ली और सबसे पास वाला गिफ्ट पकड़ लिया। ठीक है फिर। अंकल वर्नन हंस पड़े। हमारा छोटू वैल्यू फॉर मनी चाहता है, बिल्कुल अपने पापा जैसा। शाबाश डडली। और फिर उन्होंने उसके बाल बिखेर दिए। उसी वक्त फोन की घंटी बजी और आंट पेट्यूनिया उठकर उसे लेने चली गईं, जबकि हैरी और अंकल वर्नन वहीं बैठे डडली को गिफ्ट्स खोलते हुए देख रहे थे। एक रेसिंग बाइक, वीडियो कैमरा, रिमोट कंट्रोल प्लेन, 16 नए कंप्यूटर गेम्स और एक वीसीआर। वो अब एक गोल्ड वॉच का रैपिंग पेपर फाड़ ही रहा था कि आंट पेट्यूनिया लौट आईं। उनका चेहरा गुस्से और चिंता दोनों से भरा हुआ था। खराब खबर है वर्नन, उन्होंने कहा। मिसेस फिग की टांग टूट गई है, वो उसे नहीं रख सकती। उन्होंने हैरी की तरफ इशारा किया। डडली का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे उसे किसी ने थप्पड़ मारा हो, और हैरी का मन अंदर से खुशी से झूम उठा। हर साल डडली के बर्थडे पर उसके मम्मी पापा उसे और उसके किसी दोस्त को बाहर लेकर जाते। कभी एडवेंचर पार्क, कभी बर्गर खाने, कभी मूवी देखने, और हैरी हर बार पीछे रह जाता मिसेस फिग के पास, जो 2 गली दूर रहती थी। हैरी को वहां जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका घर हमेशा पत्ता गोभी की बदबू से भरा होता और वो उसे अपनी पालतू बिल्लियों की फोटो एल्बम दिखाती रहती। अब क्या करेंगे? आंट पेट्यूनिया ने ऐसे हैरी की तरफ देखा जैसे ये सब उसने जानबूझकर किया हो। हैरी को पता था कि उसे मिसेस फिग की टांग टूटने का अफसोस करना चाहिए था, लेकिन जब उसने खुद को याद दिलाया कि अब 1 साल तक उसे टिबल्स, स्नोवी, मिस्टर पॉज और टफ्टी की फोटो नहीं देखनी पड़ेगी, तो अफसोस करना मुश्किल था। मार्ज को कॉल कर लें, अंकल वर्नन ने सुझाव दिया। पागल हो गए हो क्या वर्नन? वो लड़के से नफरत करती है। डर्सलीज अक्सर हैरी के बारे में ऐसे बात करते थे जैसे वो वहां हो ही नहीं, या फिर ऐसा कुछ है जो न तो इंसान है न ही कुछ समझ सकता है, जैसे कोई घोंघा।
उस दोस्त का क्या नाम था? इवॉन? अंकल वर्नन ने पूछा। वो तो मजोर्का घूमने गई हुई है, आंट पिटूनिया ने झल्लाकर जवाब दिया। आप मुझे यहीं छोड़ दो, हैरी ने उम्मीद से कहा। सोच रहा था कि शायद आज वो अपनी पसंद का टीवी देख पाएगा या डडली के कंप्यूटर पर खेलने का मौका मिल जाए। आंट पिटूनिया ने ऐसे चेहरा बनाया जैसे नींबू चाट लिया हो। और जब हम वापस आएंगे तो घर तबाह मिलेगा, उन्होंने गुस्से में कहा। मैं घर को ब्लास्ट नहीं करने वाला, हैरी ने कहा, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। शायद हम उसे चिड़ियाघर ले जा सकते हैं, आंट पिटूनिया ने सोचते हुए कहा। और कार में छोड़ दें। कार नई है, उसमें अकेले नहीं बैठेगा। डडली ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। असली वाला नहीं, दिखावटी। असल में तो उसे रोए हुए सालों हो गए थे, लेकिन उसे पता था कि अगर वो चेहरा बिगाड़कर चीखेगा तो मम्मी सब कुछ मान जाएगी। टिंकी डडी डम्स, मत रो बेटा, मम्मी तुम्हारा दिन खराब नहीं होने देगी, वो चिल्लाई और उसे गले से लगा लिया। उसे नहीं चाहिए साथ में, डडली ने नकली आंसुओं के बीच चिल्लाया। वो हमेशा सब खराब कर देता है। और फिर उसने हैरी को अपनी मम्मी की बाहों के बीच से एक घटिया सी मुस्कान दी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। हे भगवान, आ गए, आंट पिटूनिया बोली घबराकर। और अगले ही पल डडली का सबसे अच्छा दोस्त पियर्स पोलकिस अपनी मम्मी के साथ अंदर आया। पियर्स दुबला पतला लड़का था जिसकी शक्ल किसी चूहे जैसी लगती थी। अक्सर वही होता था जो लोगों के हाथ पीछे पकड़ता और डडली उन्हें पीटता था। डडली ने रोना एक सेकंड में बंद कर दिया। आधे घंटे बाद हैरी, जो अब भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहा था, डर्सलीज की कार के पीछे की सीट पर डडली और पियर्स के साथ बैठा था। अपने जीवन में पहली बार चिड़ियाघर जा रहा था। आंट और अंकल को उसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं मिला था, लेकिन निकलने से पहले अंकल वर्नन ने उसे एक कोने में बुलाया। तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, उन्होंने अपना बड़ा बैंगनी चेहरा हैरी के बेहद करीब लाकर कहा। अगर कोई अजीब चीज की, कुछ भी, तो तुम्हारा अगला घर वो कपबोर्ड होगा क्रिसमस तक के लिए। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, हैरी ने जल्दी से कहा। सच में? लेकिन अंकल वर्नन को यकीन नहीं था। किसी को कभी नहीं होता था। असल दिक्कत यह थी कि हैरी के आसपास अक्सर अजीब चीजें हो जाती थीं, और डर्सलीज को यह समझाना बेकार था कि वो खुद कुछ नहीं करता। एक बार आंट पिटूनिया इतनी परेशान हो गई थी हैरी के बालों से, क्योंकि हर बार हेयर कट के बाद भी वो वैसा ही दिखता था जैसे कहीं गया ही न हो, कि उसने खुद ही किचन की कैंची उठाई और उसके बाल इतने छोटे कर दिए कि वो लगभग गंजा ही हो गया था। बस उसके आगे के बाल, यानी उसकी छोटी जैसी फ्रिंज थोड़ी बचा ली थी ताकि वो भयानक सा निशान ढक सके। डडली ने तो हंस हंसकर पेट पकड़ लिया था और हैरी उस रात सो नहीं पाया। वो सोचता रहा कि अगली सुबह स्कूल में क्या होगा, जहां वैसे ही लोग उसकी ढीले ढाले कपड़ों और टेप से जोड़े चश्मे की वजह से हंसते थे। लेकिन अगली सुबह जब हैरी उठा, उसने देखा कि उसके बाल वापस वैसों के वैसे ही हो गए थे जैसे पहले थे, बिल्कुल जैसे कैंची चली ही न हो। इस बात पर उसे फिर से एक हफ्ते के लिए सीढ़ियों के नीचे के अपने कपबोर्ड में बंद कर दिया गया। भले ही उसने कई बार समझाने की कोशिश की कि उसे खुद भी नहीं पता ये कैसे हो गया। एक और बार आंट पिटूनिया ने उसे डडली का एक पुराना बेहुदा सा स्वेटर पहनाने की कोशिश की थी। भूरा रंग और उस पर संतरी रंग के गोल गोल पोम पोम। जितनी जोर से वो उसे हैरी के सिर से खींचने की कोशिश करती, वो उतना ही छोटा होता जा रहा था। आखिरकार वो इतना सिकुड़ गया कि अब शायद किसी पपेट के हाथ में फिट हो सकता था, लेकिन हैरी में तो बिल्कुल नहीं। आंट पिटूनिया ने यही मान लिया कि शायद वो स्वेटर धोने में ही सिकुड़ गया और हैरी की जान बच गई। उसे सजा नहीं मिली, जिसके लिए उसने भगवान का धन्यवाद किया। लेकिन दूसरी बार वो सच में बुरी तरह फंस गया था, जब वो स्कूल की किचन की छत पर पाया गया। हुआ यूं था
कि डडली और उसके गैंग के लड़के हैरी का पीछा कर रहे थे, जैसा वो हमेशा करते थे। और फिर खुद हैरी को भी यकीन नहीं हुआ। वो सीधा जाकर छत की चिमनी पर बैठा पाया गया। डर्सलीज को हेडमिस्ट्रेस की एक गुस्से भरी चिट्ठी मिली थी, जिसमें लिखा था कि हैरी स्कूल की बिल्डिंग्स पर चढ़ता है, जबकि हैरी की दलील तो बस यही थी, जो उसने अंकल वर्नन को कपबोर्ड के अंदर से चिल्ला चिल्ला कर दी थी, कि उसने तो बस किचन के बाहर रखे कूड़े के बड़े डब्बों के पीछे कूदने की कोशिश की थी। हैरी को लगता है शायद कूदते वक्त हवा ने उसे पकड़ लिया होगा और वो ऊपर उड़ गया। लेकिन आज का दिन अलग था। आज कुछ गलत नहीं होने वाला था, ऐसा हैरी को लग रहा था। डडली और पियर्स के साथ रहना भी बर्दाश्त था, अगर इसका मतलब यह था कि उसे स्कूल, कपबोर्ड या मिसेस फिग के पत्ता गोभी वाली बदबू से भरे ड्राइंग रूम से दूर एक दिन बिताने को मिल रहा है। कार चलाते हुए अंकल वर्नन हमेशा की तरह शिकायत कर रहे थे। ये उनका पसंदीदा टाइम पास था। काम वाले लोग, बैंक, सिटी काउंसिल और हैरी, ये सब उनके सबसे फेवरेट टॉपिक्स थे शिकायत करने के लिए। और आज तो मोटरसाइकिल्स उनके निशाने पर थीं। एकदम पागलों जैसे उड़ते हैं ये यंग गुंडे, उन्होंने कहा जब एक मोटरसाइकिल उनकी कार से आगे निकल गई। मैंने मोटरसाइकिल वाला सपना देखा था, हैरी ने अचानक याद करते हुए कहा। वो उड़ रही थी। अंकल वर्नन ने तो लगभग आगे वाली कार में टक्कर ही मार दी। वो झट से अपनी सीट से मुड़े और हैरी पर चिल्ला पड़े। उनका चेहरा लाल चुकंदर जैसा हो गया था और उस पर बड़ी सी मूंछें। मोटरसाइकिल उड़ती नहीं है, उन्होंने गुस्से से दहाड़ा। डडली और पियर्स हंसी रोक ही नहीं पा रहे थे। हैरी ने धीरे से कहा, मुझे पता है वो तो बस सपना था। लेकिन हैरी को तुरंत पछतावा हुआ कि उसने कुछ कहा ही क्यों। डर्सलीज को अगर किसी चीज से ज्यादा नफरत थी तो वो था हैरी का ऐसे कुछ बोलना जो किसी भी तरह नॉर्मल न हो, फिर चाहे वो सपना ही क्यों न हो या कोई कार्टून। उन्हें हमेशा डर लगता था कि हैरी कहीं कोई अजीब आइडिया न पाल ले। दिन बहुत ही धूप वाला था। शनिवार था और चिड़ियाघर लोगों से भरा हुआ था। डर्सलीज ने डडली और पियर्स के लिए गेट पर ही बड़े बड़े चॉकलेट आइसक्रीम ले ली। और फिर क्योंकि आइसक्रीम वैन वाली हंसमुख लेडी ने हैरी से भी पूछा कि तुम क्या लोगे, और वो उसे दूर नहीं खींच पाए, इसलिए उन्होंने उसे एक सस्ती सी नींबू वाली आइस पॉप दिला दी। हैरी ने सोचा इतनी बुरी भी नहीं है, और उसे चाटते हुए वो एक गोरिल्ला को देखने लगा जो अपना सिर खुजा रहा था और दिखने में कुछ कुछ डडली जैसा लग रहा था, बस उसके बाल सुनहरे नहीं थे। हैरी की यह सुबह बहुत समय बाद की सबसे बेहतरीन सुबहों में से एक थी। वो बहुत ध्यान से डर्सली से थोड़ा दूर दूर चल रहा था, ताकि डडली और पियर्स, जो अब लंच तक जानवरों से बोर होने लगे थे, उस पर फिर से अपना फेवरेट टाइम पास, उसे मारना पीटना शुरू न कर दें। सबने जू के रेस्टोरेंट में खाना खाया, और जब डडली ने इस बात पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसके निकरबॉकर ग्लोरी में ऊपर आइसक्रीम कम थी, तो अंकल वर्नन ने उसे दूसरी दिला दी और पहली वाली हैरी को खाने को दे दी गई। हैरी को तब लगने लगा कि शायद कुछ ज्यादा ही अच्छा हो रहा है और अब जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। लंच के बाद वो लोग रेप्टाइल हाउस पहुंचे। वहां अंदर ठंडक थी और अंधेरा भी। चारों दीवारों पर शीशे के पीछे रोशनी लगी थी। अंदर हर तरह की छिपकलियां और सांप लकड़ी और पत्थर के टुकड़ों पर रेंग रहे थे, फिसल रहे थे। डडली और पियर्स को तो सबसे ज्यादा जहरीले और मोटे मोटे सांप देखने थे, जो आदमी को जकड़कर चूर कर दें। डडली ने जल्दी ही वहां सबसे बड़ा सांप ढूंढ लिया। वो इतना बड़ा था कि आराम से अंकल वर्नन की कार को 2 बार लपेटकर किसी कूड़ेदान में तब्दील कर सकता था। लेकिन इस वक्त वो तो गहरी नींद में था। डडली ने अपना चेहरा शीशे से सटा लिया
और उस सांप की चमकती हुई भूरे रंग की कुंडलियों को घूरने लगा। इसे हिलाओ ना, उसने अपने पापा से शिकायत की। अंकल वर्नन ने शीशे पर थपथपाया, लेकिन सांप हिला भी नहीं। फिर से करो, डडली ने आदेश दिया। अंकल वर्नन ने उंगलियों से जोर से शीशा खटखटाया, लेकिन सांप तो मजे से सोता रहा। वो बहुत बोरिंग है, डडली ने कहा और बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। हैरी अब उस टैंक के सामने आ गया और सांप को ध्यान से देखने लगा। उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती अगर वो सांप बोरियत से ही मर गया होता। पूरा दिन बेवकूफ लोग बस शीशे पर उंगलियां बजा बजा कर उसे तंग करते रहते हैं। पड़ा किसी कमरे में कैद हो जाना बुरा है, लेकिन ये उससे भी बुरा लग रहा था। हैरी को कम से कम पूरा घर तो देखने को मिलता था, लेकिन इस बेचारे को तो हर दिन सिर्फ खिड़की के पीछे से घूरते हुए चेहरे ही देखने को मिलते होंगे। तभी अचानक उस सांप ने अपनी चमकदार छोटी छोटी आंखें खोलीं। धीरे धीरे, बहुत धीरे उसने अपना सिर उठाया, जब तक कि उसकी आंखें हैरी की आंखों के बराबर न आ गईं। और फिर उसने एक आंख मारी। हैरी चौंक गया। फिर उसने जल्दी से चारों तरफ देखा। कोई देख तो नहीं रहा। नहीं, सब अपने अपने में व्यस्त थे। उसने फिर सांप की तरफ देखा और जवाब में वो भी आंख मार बैठा। सांप ने अपना सिर डडली और अंकल वर्नन की ओर झटका और फिर ऊपर छत की तरफ देखा। हैरी को ऐसा लगा जैसे वो साफ साफ कह रहा हो, ये तो हमेशा होता है, पता है। हैरी ने धीरे से शीशे के उस पार से कहा। भले ही उसे यकीन नहीं था कि सांप सुन पा रहा है या नहीं। बहुत झल्लाहट होती होगी ना। सांप ने जोर से सिर हिलाया। तुम आते कहां से हो वैसे? हैरी ने पूछा। सांप ने अपनी पूंछ से शीशे के पास लगी छोटी सी तख्ती की तरफ इशारा किया। हैरी ने झुककर पढ़ा, बोआ कंस्ट्रिक्टर, ब्राजील। वहां अच्छा लगता था क्या? हैरी ने पूछा। सांप ने फिर से उसी बोर्ड की तरफ पूंछ मारी। हैरी ने अगली लाइन पढ़ी, दिस स्पेसिमेन वॉज ब्रेड इन द जू। ओह, तो तुम कभी ब्राजील गए ही नहीं? सांप ने उदासी से सिर हिलाया। तभी पीछे से एक बहुत तेज चीख ने हैरी और सांप दोनों को चौंका दिया। ड्यूडली, मिस्टर डर्सली, जल्दी आओ, देखो ये सांप क्या कर रहा है, यकीन नहीं करोगे। डडली लंगड़ाता हुआ तेजी से वहां आया। हट सामने से, उसने हैरी को कहा और उसकी पसलियों में मुक्का मार दिया। हैरी अचानक जमीन पर गिर गया, कंक्रीट के फर्श पर धड़ाम से। इसके बाद जो हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि किसी ने देखा ही नहीं। एक पल डडली और पियर्स सांप के टैंक के शीशे के एकदम पास थे और अगले पल वो दोनों चीखते हुए पीछे कूद चुके थे। हैरी बैठा और हक्का बक्का रह गया। सांप के टैंक का शीशा गायब हो चुका था। वो बड़ा सा सांप अपनी कुंडलियां खोलते हुए टैंक से बाहर आ रहा था और फर्श पर फिसलता हुआ निकल गया। पूरे रेप्टाइल हाउस में लोग चीखने लगे और दरवाजों की तरफ भागने लगे। जैसे ही सांप हैरी के पास से निकला, उसे लगा जैसे कोई धीमी फुसफुसाती सी आवाज आई, ब्राजील, मैं आ रहा हूं, धन्यवाद दोस्त। सांपों की देखरेख करने वाला कर्मचारी तो जैसे सदमे में था। वो बस एक ही बात दोहराए जा रहा था, लेकिन शीशा गया कहां? जू के डायरेक्टर ने खुद आंट पिटूनिया को मीठी और मजबूत चाय बनाकर दी और बार बार माफी मांगता रहा। पियर्स और डडली तो अब तक बस बड़बड़ा ही रहे थे। हैरी को तो ऐसा लगा कि उस सांप ने किया ही क्या था, बस खेलते हुए उनके पैरों की तरफ हल्का सा फुफकारा और निकल गया। लेकिन जब वो सब वापस अंकल वर्नन की कार में बैठे, डडली कह रहा था कि सांप ने तो उसकी टांग ही चबा ली थी और पियर्स की कहानी तो ये थी कि सांप ने उसे जकड़ने की कोशिश की। लेकिन हैरी के लिए सबसे बुरा मोमेंट तब आया जब पियर्स थोड़ा शांत होकर बोला, हैरी तो उससे बातें कर रहा था, है ना हैरी? अंकल वर्नन ने इंतजार किया जब तक पियर्स घर से चला नहीं गया और फिर हैरी पर टूट पड़े। वो इतने गुस्से में थे कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। किसी तरह उन्होंने बस इतना ही कहा, जा
कपबोर्ड, रह, खाना नहीं मिलेगा, और फिर कुर्सी पर धड़ाम से गिर पड़े। आंट पेट्यूनिया को दौड़कर उनके लिए एक बड़ा सा ब्रांडी का ग्लास लाना पड़ा। हैरी अपनी अंधेरी अलमारी में चुपचाप लेटा हुआ था और काश उसके पास एक घड़ी होती, ये सोच रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि समय कितना हो गया है, और वो ये भी नहीं जानता था कि डर्सलीज अब तक सोए हैं या नहीं। जब तक वो सो नहीं जाते तब तक वो चुपके से रसोई में जाकर कुछ खाने का रिस्क नहीं ले सकता था। हैरी ने लगभग 10 साल डर्सलीज के साथ गुजारे थे। 10 दुख भरे साल। वो जितना पीछे याद करता बस दुख ही दुख था। जब से वो छोटा बच्चा था, तब से जब उसके मां बाप की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हैरी को वो हादसा याद नहीं था। कभी कभी जब वो अपनी याददाश्त पर जोर डालता, वो भी घंटों तक उस कपबोर्ड में बंद रहते हुए, तो उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा सीन आता। एक जबरदस्त हरे रंग की चमक और फिर उसके माथे पर जलती हुई तेज पीड़ा। शायद यही वो एक्सीडेंट था, लेकिन वो ये समझ नहीं पाता था कि उस एक्सीडेंट में इतनी हरी रोशनी कहां से आई थी। हैरी को अपने मां बाप की शक्ल तक याद नहीं थी। उसकी आंट और अंकल कभी उनके बारे में बात नहीं करते थे और हैरी को सख्त मना था कोई भी सवाल पूछने का। घर में उनकी कोई भी तस्वीर नहीं थी, जैसे कभी थे ही नहीं। जब हैरी थोड़ा छोटा था तब वो अक्सर सोचा करता था, या यूं कहें सपने देखा करता था, कि कोई दूर का रिश्तेदार अचानक आएगा और उसे यहां से ले जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। डर्सलीज ही उसका इकलौता परिवार थे। फिर भी कभी कभी उसे लगता था, या शायद उसे उम्मीद होती थी, कि कुछ अजनबी लोग जो सड़क पर मिलते थे वो उसे पहचानते हैं। और ये लोग आम लोग नहीं होते थे, बल्कि बहुत ही अजीब किस्म के लोग थे। एक बार एक बौना आदमी जो बैंगनी रंग की ऊंची टोपी पहने था, उसने हैरी को झुककर सलाम किया था जब हैरी अपनी आंट पेट्यूनिया और डडली के साथ शॉपिंग पर गया था। जब आंट पेट्यूनिया ने गुस्से में हैरी से पूछा कि वो आदमी कौन था, और हैरी ने कहा कि उसे नहीं पता, तो उन्होंने बिना कुछ खरीदे तुरंत दुकान से बाहर खींच लिया। एक और बार एक पगली सी दिखने वाली बूढ़ी औरत जो पूरी तरह हरे कपड़ों में थी, हैरी को बस में देखकर जोर से हाथ हिलाने लगी थी। और हाल ही में एक गंजा आदमी जो बेहद लंबा बैंगनी कोट पहने हुए था, उसने तो हैरी से रास्ते में हाथ मिलाया और बिना कुछ कहे चला गया। इन सभी अजनबियों में सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही हैरी उन्हें ठीक से देखने की कोशिश करता, वो गायब हो जाते, जैसे हवा में घुल गए हों। स्कूल में हैरी का कोई दोस्त नहीं था। सबको पता था कि डडली का गैंग हैरी पॉटर से नफरत करता है, उस अजीब से लड़के से जो पुराने ढाले कपड़े पहनता है और जिसके चश्मे हमेशा टूटे होते हैं। और कोई भी डडली के गैंग से उलझना नहीं चाहता था, इसलिए कोई हैरी से दोस्ती नहीं करता था। तो ये थी आज की कहानी, हैरी पॉटर की जादुई दुनिया का एक और हिस्सा। ये कमाल की किताब लिखी है J.K. रोलिंग ने, और हम बस इसे आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, एक नरेटर की तरह। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल बियॉन्ड द होराइजन स्टोरीज को YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो करें, जहां आपको हर चैप्टर की झलकियां, क्लिप्स और अपडेट्स मिलती रहेंगी। एंड वीडियो को लाइक करना न भूलें, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि हम आप तक हर हफ्ते ये जादुई सफर लाते रहें। धन्यवाद, और मिलते हैं अगले चैप्टर में, जहां हैरी की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आने वाली है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था।